हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिसके एक फूल ही 10 फूलों के बराबर होते हैं। मतलब ये कि उसके एक फूल इतने बड़े साइज में आते हैं जिससे कि हमारे गार्डन की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डहलिया की। जैसा कि आप सबको पता है कि डहलिया के जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज में आते हैं और उसको ग्रो करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बीज से लेकर के फूल आने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, जिससे डहलिया को उगाना और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि विंटर्स में हमने कुछ फ्लावरिंग सीड्स लगाए थे, कुछ पहले लगा दिए थे और कुछ हमने बाद में लगाए थे। पहले का मतलब ये है कि हमने अक्टूबर में ही बहुत सारे फूलों के बीज लगा दिए थे जिससे कि वो अच्छे से जर्मिनेट हो गए और टाइमली उसमें फ्लावरिंग होने लगी। बट कुछ प्लांट्स और कुछ फ्लावरिंग प्लांट विंटर्स में ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट फ्लावरिंग करते हैं। उन्हें टाइम चाहिए रहता है 2-2.5 महीने का। जब तक वो टाइम उनको मिलता नहीं है, वो अपनी एज कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते हैं। अच्छे से यूँ कहें तो वो फ्लावरिंग करते ही नहीं हैं जब तक उनका टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं हो जाता है। तो सेम प्रोसेस है डहलिया में भी। इसको आप डहलिया कहिए, जो भी आप मर्जी, जो आपके वहाँ कहा जाता है उसको कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको डहलिया कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको डेलिया कहते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्जी पे है, जो जहाँ जैसे बोला जाता है वैसे वहाँ पे आप इसको कह सकते हैं। मैंने अक्टूबर में इसके बीज लगाए थे और ये बीज 2 ही जर्मिनेट हुए थे। इसके पहले मैंने बहुत बार शॉर्ट्स वीडियो में आपको इसके बीज से लेकर के इसके ग्रो होने तक, फ्लावरिंग आने तक की मैंने सारी अपडेट मैंने उस शॉर्ट्स वीडियो में बारी बारी करके मैंने दी है। बट इस फुल वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि हमें बीज से लेकर फूल आने तक क्या क्या करना रहता है कि जिससे कि जो फूलों की साइज होती है वो बड़ी आए और टाइमली ये फ्लावरिंग करने लगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके बीजों को लगाने का सही समय क्या होता है और इसके बीज ही लगा सकते हैं या इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको बीजों से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। मतलब जो डेलिया होता है वो विंटर्स में ही लगाया जाता है, गर्मी में ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मार्च का आज फर्स्ट डेट है और आज भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक तक ही जा सकता है, बट उससे ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा धूप नहीं ये बर्दाश्त कर पाते हैं, मतलब सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है तो आप इसको लगाने का, इसको बल्ब से भी लगा सकते हैं, आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं। तीनों चीज़ों से आप लगा सकते हैं। और लगाने का सही समय है अक्टूबर नवंबर, मतलब पूरी सर्दियाँ आप लगा सकते हैं। बट अगर आप अक्टूबर में लगाते हैं तो सही समय पे आपको इसकी फ्लावरिंग मिल जाएगी। बीजों को लगाने के लिए आप मीशो से भी बीज ले सकते हैं। ये जो मेरे आप डहलिया के प्लांट्स देख रहे हैं वो मीशो बीज से ही मैंने लगाए हैं। मीशो के द्वारा मैंने मंगाए हुए जो बीज थे उसी को लगाए हैं और वही ग्रो हुए और वही फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो आप इसका लोकल मार्केट से भी बीज ले सकते हैं और चाहे तो आप मीशो से भी उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको मीशो पे भी मिल जाएगा। उसके बाद से आपको किस में लगाना है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बीजों को सही तरीके से आप नहीं लगाते हैं तो वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आप कोकोपीट में और वर्मी कंपोस्ट का इक्वल रेशियो रख करके उसमें लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप गार्डन सॉइल और गोबर की खाद का सॉइल मिक्सचर बना करके भी उसमें बीज लगा देंगे तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। बीजों को ग्रो होने के बाद जब तक उसमें ट्रू लीव्स निकल ना जाए तब तक आपको उसको दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब उसमें ट्रू लीव्स आपको लगे कि 2-3 निकल चुकी हैं, पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है, तब आप उसको किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
सैपलिंग्स में ट्रू लिप्स निकलने के बाद हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी दूसरे पॉट में। तो उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अब मेन वही रहता है कि हमें उसकी मिट्टी जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जिसमें वो फ्लावरिंग करेगा प्लांट्स, तो उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो उसमें आप नॉर्मल गार्डन सॉइल मतलब 50% गार्डन सॉइल, अगर मिट्टी आपकी रेतीली है तो आप उसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें 20 से 25% के करीब आप उसमें रेत मिलाइए और 30% के करीब गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप उसमें मिला सकते हैं। और एक मुट्ठी के करीब आप उसमें नीम की खली ज़रूर डालिए। अगर नीम की खली नहीं है तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप नीम की खली के जगह पे आप हल्दी की भी कुछ मात्रा मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे कि फंगस वगैरह नहीं लगते हैं किसी भी पौधे में। पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको आपको ज़्यादा उससे छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब ये कि ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जिस पॉट में अगर आपने सीडलिंग ट्रे में लगाई है तो सीधे आप निकाल सकते हैं। अगर किसी मेरी तरह आप किसी पेपर कप से या फिर किसी प्लास्टिक के ग्लास वगैरह में लगा रहे हैं, तब भी आप नॉर्मल उसको निकाल करके आराम से जो मिट्टी आपने जिस पॉट में फिल करी है उसमें आप बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। अगर इसकी जो डहलिया के जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, थोड़ी सी भी अगर इधर उधर होगा तो ये पौधा तुरंत ही मर जाता है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है। तो आप जिस भी पॉट में सीडलिंग ट्रे या पेपर कप्स या प्लास्टिक के ग्लास में जिसमें भी आप सीड्स लगा रहे हैं तो उसमें से आपको ज़्यादा इधर उधर उसकी जड़ों के साथ नहीं करना है, डायरेक्ट आप मिट्टी में उसको लगा देंगे तभी ये पौधा अच्छे से पकड़ पाएगा मिट्टी को, वरना ये तुरंत ही मर जाता है। और अगर आप इसको सीड्स की जगह पे कटिंग से लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसकी कटिंग लेनी है, उसके बाद से 45 एंगल पे इसको कट कर लेना है। उससे क्या होता है कि इसकी जड़ें जल्दी बनने लगती हैं, मिट्टी में जल्दी पकड़ने लगता है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो एलोवेरा की कुछ बूंद इस पे लगानी है, मतलब एलोवेरा में आप इसकी जो कटिंग ले रहे हैं उस कटिंग को डिप करके उसके बाद से सीधे आप मिट्टी में लगा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। इसमें ख़ास बात यही होती है कि इसकी कटिंग को बहुत ही ईजिली हम लगा सकते हैं। मेरे 4 प्लांट्स हैं, मतलब 2 सीड्स इसके ग्रो हुए थे और 2 से मैंने 4 बनाए हैं। मैंने एक का कटिंग करके दूसरा लगा दिया था और फिर एक और प्लांट का मैंने कटिंग करके दूसरा प्लांट है, मतलब 2 बीज मैंने ग्रो करे थे और दोनों से मैंने 4 प्लांट्स बना दिए हैं। सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है जो ध्यान देना है वो है इसको पूरी सनलाइट वाली जगह पे रखिए। चाहे पौधा फ्लावरिंग कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, जब तक उसका टाइम नहीं होगा वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, बट उसको आपको पूरी सनलाइट वाली जगह पे रखना है। जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं पौधे को तो 2-3 दिन के लिए आप उसको शेडेड एरिया में रखिए, उसके बाद से आप उसको पूरी सनलाइट वाली जगह पे रखिए जहाँ पे उसको पूरे दिन की धूप मिलती हो, मतलब कि टेरेस पे आप रख सकते हैं। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे उसको 6 से 7 घंटे की धूप तो ज़रूर मिलती हो, तभी पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी। और जैसे ही आपको लगे कि पौधे की ग्रोथ हो रही है, उसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ रही है, करीब 4 से 5 इंच अगर पौधा हो जाए तभी आपको करना है उसकी पिंचिंग, मतलब ऊपर की जो टिप होगी उसको निकाल देना है। इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि मतलब आप उसमें ढेर सारे एक ही पौधे से ढेर सारे फूल पा सकते हैं और पौधा ढेर सारी ब्रांचेस एक ही पौधे में निकालेगा। तो पौधे में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगे उतने सारे बर्ड्स बनेंगे और उतने ही सारे फूल आएंगे। तो ये एक फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होता है। और पिंचिंग करने के दूसरे फ़ायदे मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने पिंच करा है, जो कटिंग आपको मिली है वो ही आपको लगा देना है, जिससे कि दूसरा पौधा इसका बहुत ही ईजिली बन जाता है। मैंने अपने दोनों जो 2 बीज मेरे ग्रो हुए थे, मैंने उन्हीं को पिंच करके 2 पौधे और बना लिए हैं, जिससे कि मेरे गार्डन में डहेलिया के 4 प्लांट्स हो चुके हैं। 2 वाइट कलर के फ्लावरिंग कर रहे हैं और 2 ये डार्क पिंक कलर के फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो मैंने 2 पौधे से 4 पौधे बना लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर का है और वाइट कलर का ही मेरा एक और प्लांट्स है। तो 2 मेरे वाइट कलर के प्लांट्स और 2 मेरे डार्क पिंक कलर के प्लांट्स, जो मैंने 2 कटिंग से बनाए हुए हैं और 2 मैंने बीज से ग्रो किए हैं। तो जो आप कटिंग कर रहे हैं, मतलब पौधे को पिंच कर रहे हैं, तो उस कटिंग को आपने फेंकना नहीं है, उसको आप लगा सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे से
ग्रो हो जाएंगे। डहलिया की यही सबसे बड़ी खासियत है। सबसे बड़ा उसमें अच्छा चीज़ यही है कि इसकी कटिंग को हम बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग को कैसे लगाया है वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बहुत बार दिखाया हुआ है कि मैंने पहले उसको छोटे पॉट में लगाया, फिर उसको कुछ दिन बाद मैंने उसको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया और इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। मतलब जो आप कटिंग लगाते हैं तो करीब 1-2 हफ्ते के बाद ही उसमें जड़ें बन जाती हैं और वो बहुत अच्छे से किसी भी, अगर आप कोकोपीट के अलावा गार्डन सॉइल में भी लगाते हैं तब भी इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी बन जाती हैं जो आप कटिंग लगाते हैं। और जब पौधे की ग्रोथ होने लगे, जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, जब आप कटिंग उसको एक ही बार, बस एक बार आपको उसकी कटिंग मतलब उसकी पिंचिंग करनी है, बार बार नहीं करना है। अगर आप बार बार करेंगे तो पौधा ख़राब हो सकता है, तो बस एक बार करना है। उसके बाद से ढेर सारी साइड से ब्रांचेस निकलने लग जाएंगी। तो जब पौधा आपका ग्रोथ हो जाए, करीब 1 से 1.5 महीने का पौधा हो जाए, उसके बाद से जो काम आपको करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने लगेगी उससे। वो आपको करना है जब थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए तभी से आपको शुरू करना है। वो है कि पौधे को एक टॉनिक देना है। टॉनिक का मतलब ये है कि विंटर का जो सबसे बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर है वो आपको देना है, जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में, उसको जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग होने में और पौधे में जो फूल आ रहे हैं वो बड़े साइज के हैं उसमें मदद करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 15 दिन में एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके पौधे को देना है, जो इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर साबित होगा। मतलब ओवरऑल पूरे प्लांट्स में इसकी ग्रोथ को, फूलों की साइज को और फूल आने के लिए इसकी इम्प्रूवमेंट करेगा। मतलब ये पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। आप इसमें अगर चाहते हैं कि भर भर के आपके डहलिया के प्लांट में फ्लावरिंग हो तो आपको ये ज़रूर करना है, हर 15 दिन में एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के ज़रूर देना है। तो उसके लिए क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, आप 50 ग्राम सरसों की खली को लेकर के रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर से नेक्स्ट डे आपको जब लगे कि भीग चुका है, अगर आपको लग रहा है एक दिन में नहीं भीग रहा है तो आप उसको 2 दिन के लिए भी वैसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद से आपको 3-4 लीटर के करीब उसमें पानी मिला देना है, बहुत ही अच्छे से पानी। फिर आप अपने, ऐसा नहीं है कि डहलिया के प्लांट में भी, आप विंटर्स के जितने भी प्लांट्स लगा रहे हैं उन सब में आप इसका जो लिक्विड फर्टिलाइजर सरसों की खली का वो बेस्ट साबित होता है। मैंने ये यूज़ करा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें देना है। 15 दिन में एक बार तो मस्ट है, देना ही देना है। अगर चाहें तो आप इसको हफ्ते में एक बार भी दे देंगे तभी ये पौधे के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, जिससे इसमें बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, बर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे और जल्द ही इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी और जो फ्लावर्स भी आएंगे वो भी बड़े बड़े साइज में आएंगे। पहला तो ये आपको करना है और दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम करना है फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ, वो है पौधे की वीकली गुड़ाई करना है। किसी भी प्लांट्स में, चाहे वो गर्मियों वाले प्लांट्स हो चाहे वो सर्दियों वाले प्लांट्स हो, गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि जो रूट्स होते हैं, जो ग्रोथ होती है उनकी होने लगती है, ऑक्सीजन मिलने लगता है प्लांट्स को, जिससे कि उसकी ग्रोथ होने लगती है, जल्दी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसका बेनिफिट नहीं है तो वो आपको नहीं दिखेगा गुड़ाई करने से, बट पौधे को उसकी जो बेनिफिट होती है गुड़ाई करने की वो ज़रूर मिलती है। तो इसीलिए खाद देने के साथ साथ, मतलब सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ आपको इसकी गुड़ाई करनी है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी आप दे रहे हैं उसके दूसरे दिन जब आपको लगे कि ऊपर की जो लेयर है, जो आपने खाद डाली है, जो फर्टिलाइज़र आपने दिया है वो थोड़ा सूख गया है, तब आपको इसका एक बार और गुड़ाई कर देना है, जिससे कि जो आपने फर्टिलाइज़र दिया है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। जैसा कि आपको पता है कि सरसों की जो खली होती है वो मतलब थोड़ा सा एक लेयर बना देती है मिट्टी के ऊपर, तो इसलिए आपको उसकी 2 दिन बाद, फर्टिलाइज़र देने के 2 दिन बाद उसकी गुड़ाई ज़रूर कर दें। ये तो हो गई कि फर्टिलाइज़र कितना देना है, मिट्टी कैसे बनानी है, इन सब के बारे में हमने बात कर लिया। और जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओवरऑल पौधे की ग्रोथ में, फूलों के साइज में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, वो है पॉट की साइज़।
कि हमें पॉट का साइज़ कितना रखना है, क्योंकि जितना पॉट का साइज़ होगा उतनी ही पौधे की ग्रोथ होगी और वैसे ही फ्लावर्स आपको मिलेंगे। चाहे वो किसी भी प्लांट्स में आप देखिए, अगर पॉट आप छोटा रखेंगे तो फ्लावर्स इसमें छोटे ही साइज़ के आएंगे। तो मैंने अपने जितने भी मेरे चारों डहलिया के प्लांट्स हैं उसमें मैंने 8 से 10 इंच का पॉट लिया है, चाहे वो खरीदे हुए पॉट हो चाहे मैंने कबाड़ से जुगाड़ किए हुए। तो अगर आप बड़े साइज के पॉट ले रहे हैं तो उसमें बड़े साइज के फूल आएंगे, और छोटे साइज के अगर आप पॉट ले रहे हैं तो उसमें छोटे साइज का ही फूल आएगा। तो इस बात का ध्यान दें, क्योंकि जो डहलिया का प्लांट होता है वो बड़े फूलों वाला पौधा होता है, बड़ी जड़ वाला पौधा होता है। तो इसलिए इसमें आपको ज़रूरी है कि आप इसमें बड़े साइज का पॉट लें। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें, कि जो फूल आ रहे हैं वो फूल करीब इनके जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो फूलों की एज होती है वो करीब 4 से 5 दिन तक ही बस रहते हैं। उसके बाद से ये खुद झड़ने लगते हैं, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं। बट जो ये बीच का जो येलोइश पार्ट है वो नहीं झड़ता है और उसी में सीड्स बनने लगते हैं। तो ये ज़रूरी काम आपको करना है कि जो फूल तो होंगे वो तो टाइमली झड़ जाएंगे, जब उनकी एज हो जाएगी तो वो अपने आप ही जो इनके पत्तियां हैं फूलों की वो अपने आप झड़ जाएंगी। बट जो बीच का येलोइश पार्ट है उसमें सीड्स बनने लगेंगे, तो उसी को आपको कट करके निकालना है, क्योंकि जब पौधा सीड्स बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगा देगा तब इसमें फ्लावरिंग होनी बंद हो जाएगी, और अगर फूल आएंगे भी तब भी छोटे छोटे आएंगे, साइज उनकी छोटी आ जाएगी। तो जब आपको लगे कि अब पौधा नहीं चलेगा या पौधे की एज हो चुकी है, तब आप उसमें 2-3 आप उसके फूल रख सकते हैं जिससे कि आपको सीड्स मिल सके। बट उसके पहले जब इसमें फ्लावरिंग ढेर सारी हो रही हो तब आपको नहीं रखना है। जो येलोइश पार्ट होता है बीच का, जो फ्लावर्स होते हैं जहाँ से फ्लावर्स निकल रहे हैं उसको आपको तोड़ देना है, मतलब जो स्पेंट फूल हो उनको हटा दें, जिससे कि कंटिन्यू और बहुत सारी इसमें फ्लावरिंग हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने डहलिया के प्लांट में लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं और बहुत ही बड़े बड़े फूल चाहते हैं, तो इसके लिए जो ज़रूरी काम है वो मैंने आपको बता दिए। पहला ये कि आपको इसके जो स्पेंट फूल हैं वो हटाने हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो मैंने आपको वीडियोस दिखाया उसमें बड़े बड़े फूल आए थे, अब वो जो स्पेंट फूल हो चुके हैं मैंने उनको हटा दिया। अब इसमें फिर से बर्ड्स बने हैं और बहुत सारे इसमें कलियां खिली हुई हैं, और ये जो भी आप देख रहे हैं जितने भी फूल वो अभी और भी बड़े साइज के होंगे, क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो हर दिन बढ़ती रहती है। और जब थोड़े से जब इसके फूल पूरा साइज इसका बढ़ जाता है फूलों का, तो ये अपने आप ही झड़ जाते हैं। तो अगर आप भी स्पेंट फूलों को हटाते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हमेशा फ्लावरिंग करते रहेंगे और फूलों की भी साइज इनकी बड़ी होती रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं डहलिया के प्लांट को अपने घर पे ग्रो करना, चाहे वो बीज से हो या फिर कटिंग से हो या फिर बल्ब से, किसी भी तरीके से आप डहलिया को ग्रो कर सकते हैं। और जितने भी मैंने चीज़ें बताएं इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर पर गमले में भी डहलिया के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, उनसे ढेर सारा फूल पा सकते हैं।